हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने देखा था अल्फा बीटा गामा डीके क्या होते हैं और न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है इन पार्टिकल के एमिशन से। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दैट इज मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड-सोडी लॉ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ क्या होती है, और इन सबके ऊपर जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दैट इज मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस अपने स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से। ठीक है, तो क्या है, एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। जो भी रेडियो एक्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम एक्टिविटी के टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एक्टिविटी कैसे डिफाइन की जाती है, तो इसको आप पहले समझते हैं फिर पढ़ लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास यहां कहीं पर एक कोई एलिमेंट है ए जो कन्वर्ट हो रहा है बी में। ठीक है, तो ये ए कन्वर्ट हो रहा बी में, मान लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0। केमिस्ट्री की जैसे आज हम बातें करेंगे। एट t इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इसके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो n0 है और इसके 0 होंगे। ठीक है, एट टाइम t की बात करें, अगर हम एट टाइम t इज इक्वल टू t की बात करें तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लेते हैं n0 माइनस हो जाते हैं, n0 माइनस हम बात कर लेते हैं ये हो गए n। ठीक है, n0 माइनस n हो गए। या फिर हम मान लेते हैं, छोटा सा टाइम इंटरवल ले लो, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। एट टाइम dt, मतलब अब हम dt टाइम इंटरवल के बाद ऐसी बात कर रहे हैं, तो dt टाइम इंटरवल पर इसे लिखा जाएगा n0 माइनस dn। अभी देखेंगे कैसे लिखा जाता है, यहां पर पहले प्लस रहता है, अभी देखते हैं कैसे प्लस माइनस समझते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा n0 पहले थे, n0 माइनस यहां पर हो जाएगा n0 माइनस dn। तो उसको छोड़ो, अभी इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर n0 पहले थे, अब वो डिसइंटीग्रेट हुआ बी के अंदर, जैसे बी के अंदर डिसइंटीग्रेट हुआ तो पहले ये थे, अब ये हो गए। यहां पर ये जो dn है माइनस dn होना चाहिए, लेकिन ये dn जो होता है ये खुद निगेटिव होता है। ये वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, क्योंकि एक न्यूक्लियाई अगर दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो उससे क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए के कम होंगे, तो यहां पर dn खुद निगेटिव है। ठीक है, फिर ये एक्टिविटी कैसे डिफाइन की जाती है इन टर्म्स में, तो मान लेते हैं कि यहां पर ये n0 प्लस dn हुआ, जिसको हम माइनस ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, n0 माइनस ऑफ माइनस dn, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझो। एक्टिविटी किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की जो रेडियो एक्टिविटी होती है या एक्टिविटी जो होती है उसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं और ये लिखी जाती है माइनस dn बाई dt, dn बाई dt। तो इस तरह से हम रेडियो एक्टिविटी के लिए हम एक्टिविटी डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एक्टिविटी का, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, एक्टिविटी के लिए हमें जैसे यहां पर लिखना हो तो क्या होंगे, ये क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड इन dt टाइम इंटरवल, dt टाइम, ये dt टाइम इंटरवल ही तो लिया है, तो dt टाइम इंटरवल, ठीक है, dt टाइम इंटरवल के अंदर कितने डिसोसिएट हो गए या कितने डिसइंटीग्रेट हो गए बी के अंदर पर यूनिट टाइम, इसी को बोला जाता है एक्टिविटी। ठीक है, तो किसी सैंपल की एक्टिविटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लिखो, देखो लिखा है एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ एनी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड is the rate at which the nuclei of its constituent atom disintegrate। जिस रेट से ये डिसइंटीग्रेट होते हैं उसी को बोला जाता है यहां पर कि उस रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा तेजी से वो बी में कन्वर्ट हो रहा होगा, ए अगर जितनी तेजी से बी में कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे ए की एक्टिविटी ज्यादा है, और अगर ए धीरे धीरे बी में कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे ए की एक्टिविटी कम है। ठीक है, यहां पर ये जो एक्टिविटी लिखी जाती है dn बाई dt, अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं जो कि पूछी जाती है काफी टाइम, तो यूनिट के लिए बात करोगे तो dn है, dn मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई
जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं dt टाइम इंटरवल में, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। वैसे तो यहां पर नंबर है, कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर टाइम है तो टाइम ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स, लेकिन इसकी यूनिट जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम डीपीएस, और ये कैसी यूनिट होती है? तो एसआई यूनिट होती है, ध्यान रखना इस बात का। फिर और कोई यूनिट होती? हाँ होती हैं। ये किसके बराबर होता है? तो हम यहां लिख सकते हैं 1 डीपीएस जो होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये बराबर होता है 1 बेकुरल के। सर हेनरी बेकुरल ने पहली बार डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को, जिसके नाम पर या उनके ऑनर में इसे हम एक और यूनिट देते हैं जिसको बोला जाता है बेकुरल। 1 डीपीएस या 1 बेकुरल और डीपीएस बराबर बराबर होते हैं। यहां पर एक और यूनिट होती है जिसको बोला जाता है 1 क्यूरी, जिसको हम लिख देते हैं 1 CI इज इक्वल टू लिखा जाता है 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस। ये आपको याद रखना है, अलग से एक यूनिट है। एक और यूनिट होती है जिसको बोला जाता है 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू क्या होता है? तो 10⁻6 डीपीएस होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे एक्टिविटी के रिगार्डिंग, कि एक्टिविटी क्या होती है। तो आप बताएंगे किसी रेडियो एक्टिव सैंपल पर यूनिट टाइम दूसरे न्यूक्लियाई में या स्टेबल न्यूक्लियाई में कितना कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सैंपल। जो भी होगा, जैसे ए यहां पर सैंपल है तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए के बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज एक्टिविटी। ठीक है। यहां पर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पहली यूनिट होती है जिसको एसआई यूनिट बोला जाता है, वो बेकुरल के बराबर भी होती है। 1 क्यूरी को 1 CI 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस लिखा जाता है। 1 रदरफोर्ड 10⁻6 डीपीएस होता है। ये हो गए डीपीएस के अलावा जो भी अदर यूनिट होती हैं, छोटी यूनिट्स होती हैं, उनको भी याद रखना, उनमें रिलेशन क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। वैसे क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे याद रखना। यहां पर एक्टिविटी में देखना, एक्टिविटी dN/dt, और dN खुद निगेटिव इसलिए यहां पर माइनस लगाया गया है। ये माइनस किसकी वजह से है? ड्यू टू माइनस ऑफ dN के माइनस की वजह से लगाया गया। लेकिन अगर आपको माइनस अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जस्ट इसे ऐसे याद रखेंगे कि एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी दैट इज कैपिटल A इज इक्वल टू मॉड ऑफ dN/dt। आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि एक्टिविटी का एक ये भी फार्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि एक्टिविटी के बारे में आपको पता चल गया होगा। एक्टिविटी बेसिकली हमें यह बताती है कि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल कितनी जल्दी या कितना पर सेकंड दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। इस तरह से एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। यूनिट का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मतलब क्या है, इसको हम यहीं से समझाते हैं या यहीं आओ समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सैंपल दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल दिया गया है, रेडियो एक्टिव सैंपल दिया गया है। इसको क्यों ला रहे हैं हम? ये कोई रेडियो एक्टिव सैंपल दिया गया है, ये कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये ऐसा। अब अगर कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, मान लेते हैं ये ए है जो भी डिसोसिएट हो रहा था, तो अगर ये ए होगा तो ए में बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, ऑब्वियस है, इसमें कई सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, ये देखो यहां काफी सारे न्यूक्लियस हैं। देखो हम समझाना क्या चाहते हैं उस पर फोकस करना, डायग्राम पर फोकस करने की ज्यादा नीड नहीं है। ये ऐसे हो गए, ठीक है, ये हो गए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूक्लियस ऑफ ए। जो ए यहां पर कन्वर्ट हो रहा था ना बी में, उस वाले ए की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक, अब इसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स लिखे हैं। वैसे हम एक साथ लिख देते, लेकिन यहां लिख दिया है ताकि थोड़ी जल्दी हो जाए। एक एक करके पढ़ के हम आपको समझाते हैं। रेडियो एक्टिव इज अ प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस। रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस होता है वो केवल न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर प्रोसेस का मतलब क्या है? हर एक चीज को समझते जाना। अगर अलग अलग लिखते तो समझाते हुए चलते, यहां लिखा है इसलिए हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। न्यूक्लियर प्रोसेस का मतलब ये होता है यहां पर कोई भी रोल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट
या कह सकते हो बस इतना ही लिख लो, एक ही लाइन में लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। मतलब जो भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, सोचें कि हम उनकी वजह से रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी का, तो उनकी वजह से ये नहीं हो रहा है, ये न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, या कह सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जो न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की वजह से होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। इट इज नॉट कंसर्न्ड एनी मैनर विद द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटिंग, वही देखो लिखा है, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है वो ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से ये होता है। और हम लोगों ने पढ़ा भी था, आपको याद भी होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं रिपल्सिव फोर्स बढ़ता है, उस केस में क्या होता है, जो भी न्यूक्लियाई होगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेट होता है स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, आगे अगला पॉइंट देखो, तो पहला क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखो, ए रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको समझा कि न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। इट इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम एनी केमिकल कंसर्न्ड विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें सब में उस तरह का प्रोसेस नहीं है। ये कैसा प्रोसेस है, ये इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं होता। दिस इज कह रहे हैं इफ दिस एलिमेंट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, द प्रोडक्ट फॉर्म विल ऑल्सो हैव द रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, थोरियम में डिसइंटीग्रेट हुआ, पढ़ा था पिछली क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे अल्फा डिके की। तो मान लीजिए यूरेनियम थोरियम में डिके हुआ, तो यूरेनियम थोरियम में डिके हुआ, तो इससे यह नहीं हुआ कि पहले रेडियो एक्टिव था न्यूक्लियस यूरेनियम, बाद वाला भी रेडियो एक्टिविटी हो सकता है, फिर अगला भी रेडियो एक्टिव हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि रेडियो एक्टिव सीरीज जो होती है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस की, वो कैसे चलती है। 4 अलग अलग सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, जैसे मान लीजिए ए है, ए रेडियो एक्टिव है, फिर ये बी में कन्वर्ट हो रहा, हो सकता है बी भी रेडियो एक्टिव हो, तो दोनों रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। In the same fraction by which the radioactive atom is present in the molecule of product। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, अगला पॉइंट कह रहे हैं एज रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। इसी के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो एक रैंडम प्रोसेस होती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे होंगे एक सब्सटेंस बना है ए का, ठीक है, अनस्टेबल सब्सटेंस है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सैंपल है, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि ये वाला न्यूक्लियस है जो फर्स्टली बी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सबसे पहले अगर आपने डिसइंटीग्रेशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये पहला एटम है जो बी में कन्वर्ट हो रहा, ऐसा हम नहीं कह सकते। इस पॉइंट का ये मतलब है। तो क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि इन सारे न्यूक्लियाई में से कौन सा न्यूक्लियस पहले डिसइंटीग्रेट होगा वो बाई चांस होगा। इसकी कोई, ये हम कह सकते हैं, पहले से नहीं बता सकते या पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है इस बात के लिए, ना ही कोई थियरी है। बस ये बताते हैं कि जो कुछ भी होता है ये बाई चांस होता है। तो क्या है, एज अ रेडियो एक्टिव इज अ रैंडम प्रोसेस। ये रेडियो एक्टिव जो होता है वो एक रैंडम प्रोसेस होता है। इट्स स्टडी इज ओनली पॉसिबल बाई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि जितने भी न्यूक्लियस यहां पर हैं सबके बी में कन्वर्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, तो कोई भी पहले कन्वर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, इन अ ग्रुप ऑफ सेवरल रेडियो एक्टिव एटम्स विच वन विल डिसइंटीग्रेट फर्स्ट। कौन सा पहले डिसइंटीग्रेट होगा, ये क्या है, जस्ट मैटर ऑफ चांस। ये मैटर ऑफ चांस है कि कौन सा डिके हो रहा है पहले। हम पहले से प्रेडिक्ट करके ये नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियस है जो पहले बी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर कौन सा बी में कन्वर्ट होगा, फिर कौन सा बी में कन्वर्ट होगा। जो भी कन्वर्जन होगा ये बाई चांस होगा, ये मतलब है। तो जो ये पॉइंट्स लिखे हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझते जाना है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है, देखो क्या है, कह रहे हैं एज रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। यहां पर हमने देखा अभी कि कोई भी ए का न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट हो रहा, वो जस्ट मैटर ऑफ चांस है। तो यही कह रहे हैं कि ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। कौन सा न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट होगा, ये इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं सारे न्यूक्लियस। द डिसइंटीग्रेशन
डेंसिटी, डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी जो होती है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। मतलब डिसइंटीग्रेशन की रेट जो होती है, अगर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में जाकर के हम बात करें तो वहां पर जो एक्टिविटी होगी dN/dt जो होगी, मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो लिखा जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट होते हैं उनका जो नंबर होगा वो सेम रहेगा। इस पॉइंट का ये मतलब है। आगे देखो, इफ द एलिमेंट x, मान लेते हैं कोई एलिमेंट x है, डिकेज टू ए डॉटर न्यूक्लियाई y, एक x है जो y में कन्वर्ट हो रहा है, एग्जाम्पल है। देन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, then in a given volume of element all portion of volume will have same ratio of number of atom of y to that of x। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक पूरा सैंपल लिया है आपने, जैसे यहां लिया था, एक पूरा सैंपल लिया है, इसके न्यूक्लियस b में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगर आप कोई भी वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप a और b दोनों, या x और y जो बोल रहे हैं अभी वहां एग्जांपल में, x और y दोनों के जो जैसे मान लीजिए कि एक में टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम मान लेते हैं, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का ले लिया गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले जो x था, यहां पर आओ समझते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने मान लो वॉल्यूम ले लिया, इसमें जो x थे वो मान लेते हैं 20 थे, और ये टाइम लगा dt, और dt टाइम में जो x था y में कन्वर्ट हुआ। अब y के जो इसमें है 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते हैं 10 हो गए, तो अगर ये 10 हो गए तो ये बताइए कि यहां पर अब कितने हो गए होंगे, तो 10 बचे होंगे। तो यहां पर ये देखो, अगर हम x रेशियो y की बात करें तो x रेशियो y किसके बराबर, तो कहेंगे 1:1 के बराबर, क्योंकि 10 पहले 20 थे, किसी dt टाइम इंटरवल में 10 टूट कर बना लिए y, तो यहां पर रेशियो x और y का हो गया किसी टाइम इंस्टेंट dt पर या टाइम इंटरवल dt में 1:1 है। तो ये कह रहे हैं will remain same in all portion of volume, वॉल्यूम में ये रेशियो सेम मेंटेन रहेगा। इस पॉइंट का ये मतलब है। तो आगे देखो इस पॉइंट को कैसे रिलेट किया गया, तो कह रहे हैं होमोजेनिटी इज मेंटेन्ड, होमोजेनिटी मेंटेन रहेगी कि x और y पर सेंटीमीटर क्यूब में समान वैल्यू रखेंगे, ठीक। ड्यू टू द रैंडमनेस, मतलब कौन सा किस में जा रहा है इसकी वजह से, द अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, का डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो रैंडम प्रोसेस होता है इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी, दैट इज द अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, या कह सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड जो होता है उसको डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी बोला जाता है। रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट इन द होल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस के हर एक वॉल्यूम के अंदर ये कांस्टेंट रहती है। तो कह रहे हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप ये लिख सकते हैं dN/dt का मॉड, और डिवाइडेड बाय में यहां लिख सकते हैं dV। ये होती है डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी, ये थ्रू आउट द वॉल्यूम सैंपल के कांस्टेंट रहती, इस पॉइंट का ये मतलब है। तो जो भी यहां पर एक्टिविटी से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो सारे यहां पर लिखे गए हैं कि जो कुछ भी होता है वो जस्ट अ मैटर ऑफ चांस होता है, पहला कौन किस में कन्वर्ट होगा ये हम नहीं कह सकते, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक। चलो आओ, ये तो हो गया कि हाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, होमोजेनिटी मेंटेन रहेगी पूरे क्रिस्टल की, या आप कह सकते हैं पूरे सैंपल की। उसको यहां पर समझते हैं डीके लॉ से कि कैसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए सैंपल में A था जो कि कन्वर्ट हुआ B के अंदर, ठीक, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है, मान लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0 पर, यहां पर ये n0 थे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई A के, और यह बात की जाए एट t इज इक्वल टू में t पर बात कर लेते हैं तो ये n हो गए, ठीक है, बढ़िया है। और अगर बात करें एट t इज इक्वल टू में t प्लस dt पर बात कर लें तो यहां पर बताएंगे क्या हुआ, यहां पर हो जाएगा ये n माइनस ये dn हो जाएगा, ठीक है, ये n माइनस dn हो जाएगा।
और इसको लिखते क्या है हम, तो प्लस का लिखते हैं क्योंकि dn खुद निगेटिव होता है, इस तरह से लिखेंगे। बढ़िया। तो dt टाइम इंटरवल में dn थे जो कन्वर्ट हो गए b के अंदर, तो अगर b में कन्वर्ट हुए तो इसको कह क्या सकते हैं हम, कहेंगे क्या, सिंपल सा है कि यहां पर जो भी, इसको दूसरा भी नाम दिया जाता है, लिख देते हैं वो भी, आप अलग बुक में पढ़ें तो ना मिले, रदरफोर्ड सोडी लॉ, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें हम, तो क्या बताता है ये लॉ, ये कहता है एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब माइनस dn/dt एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड, अनडिकेड मतलब कितने न्यूक्लियाई रह गए हैं, ठीक है, एक्टिव एटम्स, कितने रेडियो एक्टिव अनडिकेड एटम रह गए हैं उस समय पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस dn/dt, माइनस dn/dt यही तो है एक्टिविटी, इसको हम दोबारा से ऐसे लिख देते हैं, पहले एक्टिविटी, एक्टिविटी जिसको क्या लिखा जाता है, माइनस dn/dt, माइनस साइन का मतलब तो समझ गए होंगे, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टाइम इंस्टेंट पर, तो वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, n है, देखो हम इन दोनों की बात करते हैं ना, तो ये n है, मान लेते पहले n नॉट थे, अब n हो गए, टाइम लगा dt, तो माइनस dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से आ जाएगा माइनस dn/dt इज इक्वल टू में, यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको बोला जाता है लैम्डा इनटू में n, ये हमारे पास लॉ है जिसको हम रदरफोर्ड सोडी लॉ कहते हैं। यहां पर हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, लैम्डा के बारे में, इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम होता है, वो भी लिख देते हैं यहीं पर, इसका दूसरा नाम होता है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी, तो यहां से देख सकते हैं डीके कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और यहां पर ये हो गए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, इसको ऐसे लिखो, यूनिट लिख करके लिखो, यूनिट इसकी अगर हम लिखें तो क्या होगी, तो यूनिट इसकी आएगी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो डीके कांस्टेंट हो गया या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया, इसको हम लिखेंगे सेकेंड इनवर्स में। तो अगर अब यहां से हम बात कर लें, यहां से अगर हम बात करें कि हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि dn/dt जो कि क्या होती है, एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी होती है, और ये रिलेट करती है किससे, तो ये लैम्डा से रिलेट करती है, जिसको हम बोल रहे हैं अभी के लिए डीके कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, हाँ अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिसके लिए, यहां पर लिखना इंप्लाइज दैट लगा करके, कि जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, मोर रेडियो एक्टिव होगा, मोर रेडियो एक्टिव होगा, मोर रेडियो एक्टिव होगा, और जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, लेस रेडियो एक्टिव होगा, लेस रेडियो एक्टिव होगा। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि लैम्डा खुद जीरो हो जाए, लैम्डा जीरो हो जाएगा तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, ये कैसा होगा, तो ये हो जाएगा स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो उस केस में हम कहेंगे लैम्डा ज्यादा है, और कम है तो लैम्डा की वैल्यू कम रहेगी। लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी है, तो लैम्डा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, या कह सकते हो रेडियो एक्टिव सैंपल, हम ऐसे लिख देते हैं रेडियो एक्टिव सैंपल, रेडियो एक्टिव सैंपल की प्रॉपर्टी है। ये किस पर डिपेंड नहीं करती, तो बोलोगे इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर्स, पैरामीटर्स लाइक
टेम्परेचर एंड प्रेशर एटसेट्रा, ये इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास ये हो गया बेसिक लॉ, जिससे हम आगे अभी डील करने वाले हैं। तो बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या कहता है? ये कहता है किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी होती है किसी गिवन टाइम इंस्टेंट के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस वैल्यू के, या कह सकते हो उस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के जो अनडिकेड रह जाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि शुरुआत में ये ए है और ये बी है, 0 टाइम पर ये 20 थे तो ये 0 रहे होंगे। मान लेते हैं 5 सेकंड बीत गया, 5 सेकंड बाद ये 5 रह गए, तो यहां पर देखो 15 चले जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का सम तो बराबर रहना चाहिए। तो देखो पहले 20 थे, अब क्या हो गए हैं? तो यहां पर अब 5 बचे हैं, यही तो होगा। तो पहले 20 थे, अब 5 बचे हैं, तो ये जो डिके हो रहा है इसी से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल कितने समय में अपने कितने न्यूक्लियाई को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है उसकी एक्टिविटी कितनी है, वो कितना ज्यादा रेडियो एक्टिव है। तो यही है, ये देखो 20 और 5 हुए ना, तो ठीक है, कहेंगे कितना कन्वर्ट हुआ, तो कहेंगे सबसे पहले एक्टिविटी डिफाइन करो। तो कहोगे एक्टिविटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 - 5, ये डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा? 5 सेकंड हो जाएगा। ये हो गया, कितना कन्वर्ट हो गया? तो ये हो गया हमारे पास एक्टिविटी। ये कितनी आएगी एक्टिविटी? तो कहेंगे 20 - 5 15, 5 और ये बन जाएगा 5 × 15 5, तो ये 3 आ जाएगा ना, ये 3 आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके जो नंबर, या कह सकते हो जो न्यूक्लियस उस समय पर अनडिकेड रह जाते हैं। तो देखो 5 रह गए ना, तो ये 5 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको आओ यहां मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इधर नए पेज पर आओ। तो हमने अभी देखा अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव लॉ, यहां पर हमने देखा कि जो dN/dt है, समझते जाना, -dN/dt वो लैम्डा × n आ गई। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो माइनस को उधर भेज देते हैं, तो यहां आ जाएगा dN/n, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा × में dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कहेंगे इंटीग्रेशन लगा, यहां पर हम लिखने वाले हैं dN/n, यहां पर इंटीग्रेशन लगेगा तो माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट होगा, यहां पर dt पर इंटीग्रेशन लगेगा। तो आप कहेंगे कि t = 0 पर इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने? तो कहेंगे n0 थे, देखो n0 थे, और टाइम t = t पर इसके न्यूक्लियाई कितने हो गए? n हो गए। बस सॉल्व कर दो इसे और रिजल्ट निकाल लो, जो आए उसे लिख लो। तो 1/n ये होगा ln n। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां लगेगी? तो n0 से लगा करके n, इधर आएगा माइनस लैम्डा और ये बन जाएगा देखो t, और इसकी लिमिट कहां से कहां? तो 0 से लगा करके t। तो इस वाले को तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, या नए लाइन से लिख लेते हैं, क्यों यहां जल्दी करना। तो यहां पर बन जाएगा ln, इसको लिखेंगे n - ln n0 बन जाएगा, और इज इक्वल टू में माइनस लैम्डा × में t बनेगा। बढ़िया। ln a - ln b को क्या लिखा जा सकता है? ln a/b, तो ln a/b लिखा जाएगा, और इज इक्वल टू में माइनस लैम्डा × में क्या बन जाएगा? t बनेगा। ठीक है, यहां पर देखा होगा, ये चीज हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पढ़ा होगा कि मान लीजिए यहां पर लिखा गया है, यहां पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहां पर लिखा गया है log x और यहां पर y इज इक्वल टू में z। तो जब कभी भी यहां से x की वैल्यू लिखी जाती तो लिखी जाती है z⁻⁴ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, या फिर उल्टा हो गया, इसको ऐसा लिखा जाता है y⁻z, ऐसा लिखा जाता है। ठीक, तो यहां से हम अगर इसे लिखें तो क्या है? ये लिखा गया है log बेस e, यहां पर n डिवाइडेड बाय में n0, क्योंकि नेचुरल लॉग है ये, इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा? माइनस लैम्डा × t। तो अगर हम यहां से ये वैल्यू लिखते हैं n/n0, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो कहेंगे जो नीचे था वो उधर जाएगा, बेस बनेगा, तो e हो गया बेस, और इसके पावर में क्या लगेगी? लैम्डा × t लगेगी। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो n, कलर चेंज कर लो, फार्मूला बन गया हमारे पास n इज इक्वल टू में n0 e⁻ माइनस लैम्डा × t बनेगा। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो यहां से पता लग रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अनडिकेड रह गए हैं a के, उसका फार्मूला ये होता है टाइम के लिए। ठीक है, अब यहां से दिख रहा होगा, याद होगा कई बार ऐसी क्वेश्चन सामने आई हैं हमारे,
और उनको आपने बहुत अच्छे से डील भी किया था, याद होगा। चार्जिंग की बात हम कर रहे थे, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की बात कर रहे थे, तो ऐसे ग्राफ्स आए थे। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ये कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें t इज इक्वल टू 0 पर, तो इधर क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, इधर प्लॉट कर रहे हैं n को और इधर प्लॉट कर रहे हैं टाइम को। तो अगर हम यहां पर बात कर लें टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो t इज इक्वल टू 0 तो e टू द पावर माइनस 0, तो वो n नॉट के बराबर आएगा। तो यहां पर n नॉट हो गए। उसके बाद में क्या होगा, आप धीरे धीरे घटने लगेंगे। तो घटेंगे कुछ इस तरह से, घटेंगे ऐसे, इस तरह से, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे, एक मिनट, ये इनफाइनाइट पर 0 होंगे, ठीक। तो यहां से ये नीचे की तरफ चलेगा और ये इनफाइनाइट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर 0 होगा। t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर n इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक। या कह सकते हो n टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इनफाइनाइट टाइम लगता है इसे पूरा डिसइंटीग्रेट होने में। तो यहां से ये इस तरह से कम होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए अनडिकेड, अनडिकेड, जो डिके नहीं हुए हैं, जो रह गए हैं, वो है ये। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो क्या बताएंगे आप, तो कहेंगे फॉर बी, सैंपल बी की अगर हम बात करें तो कहेंगे पहले थे एन नॉट, देखो ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, पहले थे इसके एन नॉट, ये हो गया t इज इक्वल टू 0 पर, और किसी टाइम t पर इसके हो गए n, यही तो हुआ। तो अगर यहां पर b वाले पॉइंट की बात करें तो कहेंगे b के पहले 0 थे, अब कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे n नॉट माइनस n हो जाएंगे, क्योंकि इसके जितने कम होंगे वही b के बढ़ जाएंगे। तो अगर हम कहें यहां से ये क्या है, तो ये है NA, और अगर हम यहां से NB लिख देते हैं तो आप बताएंगे NB इज इक्वल टू क्या होगा, n नॉट माइनस n हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो n नॉट तो सही लग रहा है, n सही नहीं लग रहा है, तो n का मतलब NA से है, तो वो कितना है, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो यहां से आ गया n नॉट कॉमन, 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और ये आना भी था। क्यों, क्योंकि अगर एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि a के डिसइंटीग्रेशन की जो रेट होगी b के फॉर्मेशन की रेट के बराबर होने वाली है। आगे बात करेंगे इनके बारे में भी। तो यहां पर आप लिख लेते हैं, हमारे पास nb जो निकल के आया वो निकल के आया है n नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। चलो बढ़िया है, एक फार्मूला निकल आया अच्छा सा, एक फार्मूला अच्छा सा निकल आया। अब इस फार्मूले को भी प्लॉट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में ये भी कांस्टेंट होने वाला है। तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे, यहां पर क्या होंगे, यहां पर होंगे n ऑफ b, और यहां पर हो जाएगा टाइम, और इसके लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। देखो इनफाइनाइट टाइम पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो हम उसको कांस्टेंट पहले बना देते हैं ऐसे, और फिर इसे हम खींच देते हैं इस तरह से। तो यहां से एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, उसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये है कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यहां पर अगर बात करोगे यहां पर, तो ये n नॉट हो जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट होगा, ये इस तरह से लगातार बढ़ेगा। तो ये NB के लिए ग्राफ हो गया, ये NA के लिए ग्राफ हो गया। अब इससे रिलेटेड और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो यहां पर NB के लिए हो गया, NA के लिए हो गया। एक बात आओ कर लेते हैं एक्टिविटी के लिए। तो एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी थी क्या, तो कहेंगे एक्टिविटी थी क्या, क्या थी, वो थी dn बाई dt। dn बाई dt अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो वो थी dn बाई dt, dn बाई dt यही तो थी, और इसको लिखा गया था लैम्डा इनटू में n के। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इस तरह से था। लेकिन अब अगर हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, सिर्फ हमें नंबर चाहिए, तो नंबर के लिए क्या लिख सकते हैं, कहेंगे एक्टिविटी, एक्टिविटी a इज इक्वल टू में मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखें तो dn बाई dt है, ठीक है, dn बाई dt, या फिर हम इसमें माइनस भी लगा लेते हैं क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा आगे। तो यहां पर n हमारे पास निकल के आया है n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अगर हम यहां से dn की वैल्यू निकालें तो आप बताएंगे यहां पर आ जाएगा n नॉट
और यहां पर क्या बन जाएगा, समझना ध्यान से, e टू द पावर पहले माइनस का लैम्डा, ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। तो यहां से हो गया n नॉट, और इस वाले को क्या लिख सकते हैं, तो इस वाले को लिख सकते हैं हम, इधर लाओ, तो ये dn बाई डी टी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो dn बाई डी टी करेंगे n नॉट, तो e टू द पावर कुछ लिखा होता है तो e टू द पावर वही आ जाता है, तो माइनस लैम्डा इंटू टी, बढ़िया है, आ गया ऐसा, ठीक है, चेन रूल से करो। तो e टू द पावर मान लो x लिखा, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, उसके बाद अंदर जाओगे तो माइनस लैम्डा इंटू में t का हो जाएगा 1। तो यहां से क्या निकल के आया, तो यहां से आप बताएंगे कि dn बाई डी टी जो हम निकाल रहे थे वो निकल के आ गया है n नॉट, ठीक है, और इंटू में ये क्या लिखा है यहां पर, हाँ ठीक है, n नॉट आ गया, और ये e टू द पावर कितना आ गया, माइनस लैम्डा इंटू में t, और यहां पर माइनस का लैम्डा आ गया। इसको यहां रख लो, क्या आएगा, तो कहेंगे यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी एक्टिविटी की वो बराबर हो जाएगी माइनस dn बाई डी टी, और dn बाई डी टी की वैल्यू क्या निकाली है अभी, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टाइम्स t, और इनटू में क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा हो जाएगा। सहमत हो इस बात से, कोई दिक्कत नहीं होगी। a इज इक्वल टू में क्या आएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं लैम्डा, ये हो जाएगा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू में t बनेगा, और जो ब्रैकेट में लिखा है बिल्कुल सही बात है, ये लैम्डा इंटू में क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। तो ये क्या है, एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी। तो जब भी कभी हमें एक्टिविटी की बात करनी हो तो लैम्डा इंटू एन से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एक्टिविटी, का मतलब क्या था, डीपीएस था, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो कितने पर सेकेंड बी में कन्वर्ट हो रहे हैं वो एक्टिविटी इस फार्मूले से लिखी जाएगी। तो चलो देखो, अभी एक फार्मूला निकल के आया, उस फार्मूले को हम लोगों ने कई सारे फार्मूलों में कन्वर्ट किया। पहले हम लोगों ने ए के लिए ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बी के लिए ग्राफ प्लॉट किया जो बन रहे थे, उसके बाद यहां पर देखा उस सैंपल की एक्टिविटी कितनी आती है उसके बारे में बात की, ठीक है। अब आओ, एक और टर्म होता है जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज हाफ लाइफ। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो थी उसमें पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट बी में, मतलब किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें आधी कंसंट्रेशन रह जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की, यही तो था। यहां पर भी वही है, ये बताता है कि अगर कोई रेडियोएक्टिव सैंपल किसी दूसरे रेडियोएक्टिव सैंपल में कन्वर्ट हो रहा है या किसी अदर सैंपल में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उस टाइम पर, अगर वो आधे हो जाए इनिशियल के तो उतना टाइम होने में जो टाइम लगता है उसी को बोला जाता है टी हाफ, या फिर हम इसको हाफ लाइफ बोलते हैं। नोटेशन होता है टी हाफ, ठीक है, ये नोटेशन है। हाफ का मतलब ये नहीं कि टी 1/2 है। तो हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन इन विच हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर मान लेते हैं n नॉट थे, अगर वो डिके हो जाते हैं और लेफ्ट विल बी डिकेड और बी लेफ्ट अनडिकेड, कह रहे हैं टोटल नंबर का अगर आधे डिके हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो टाइम लगा उसको क्या बोला जाएगा, हाफ लाइफ। मतलब कि मान लीजिए ए है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए हैं। मान लेते हैं कि हाफ लाइफ को हम डिफाइन करते हैं, हाफ लाइफ एट t इज इक्वल टू में t हाफ पर, t इज इक्वल टू में t हाफ, हाफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। तो इस पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे n नॉट बाई 2 होंगे, या फिर यहां पर भी n नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि n नॉट बाई 2 कम होंगे तो उसके n नॉट बाई 2 बन जाएंगे। तो अब अगर हम इसको लगाएं, ये ऐसा लगाएं, तो हम कहेंगे अनडिकेड है कितने टाइम में, t हाफ में। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n इज इक्वल टू में n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। फार्मूले में वैल्यू रख दो, n किसके बराबर हो गया, n नॉट बाई 2 के, और यहां पर n नॉट है, e टू द पावर में क्या होगा, लैम्डा इंटू में क्या बन जाएगा, t हाफ। सॉल्व करो तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू में t हाफ, लैम्डा इंटू t हाफ। दोनों साइड लॉग ले लो, ln का लॉग लेना, नेचुरल लॉग, तो कहेंगे यहां पर बन जाएगा ln2 माइनस का ln2 बनेगा, और इधर क्या बन जाएगा, तो यहां बोलेंगे बनेगा माइनस का लैम्डा इंटू में t हाफ, और ये बन जाएगा ln e, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ln e की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा t हाफ
इज इक्वल टू में ln2 डिवाइडेड बाय में लैम्डा। ये फार्मूला निकल के आया यहां से। ठीक, अब अगर इस फार्मूले को थोड़ा ठीक कर लें तो t इज इक्वल टू में या t हाफ इज इक्वल टू 0.632, आगे लिखना चाहो तो लिख लो, डिवाइडेड बाय में लैम्डा होता है t हाफ की वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं इस फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, जस्ट यहां पर आपको रिवाइज करवा दिया गया। बस ये है कि उससे थोड़ा डिफरेंट है, हम ये रेडियो एक्टिविटी के लिए बात करते हैं, वहां पर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। अब बात आती है कि ये टी हाफ हो गया, हम एक टी हाफ से रिलेटेड एक और फार्मूला निकालना चाहते हैं। याद होगा जब हम लोगों ने चार्जिंग की बात की थी, कई बार बात किया है, इंडक्टर के लिए भी बात किया है, कैपेसिटर के लिए भी बात किया है। याद होगा आपको कि जब भी कभी कोई चीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है तो अगर मान लेते हैं फॉर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली अगर कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पहले n नॉट थे इसके नंबर, ठीक है, तो अगर हम एक हाफ लाइफ बाद बात करें तो आप बताएंगे शुरुआत के आधे हो जाएंगे, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम कहें नहीं हमें अगले हाफ की बात करो, अगला हाफ निकालो, तो कहोगे अगले हाफ में उसके आधे हो जाएंगे तो n नॉट बाई 4 हो जाएंगे। फिर हम कहें उसके बाद बात करो तो कहोगे उसके बाद क्या बात करना, टी हाफ फिर से n लगेगा और उसमें शुरुआत के और आधे हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। फिर अगर हम कहें टी हाफ की बात करो तो क्या बताओगे, कहोगे टी हाफ अगर ऐसा है तो उसमें हो जाएंगे n नॉट बाई 16 और ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर हम यहां एक और टी हाफ की बात कर लें तो यहां पर हो जाएगा n नॉट बाई 32। यही तो हो रहा है। इसका मतलब ये डिसाइड किया हमने, वहां पर भी पता था यहां पर भी है कि n नॉट अगर पहले थी तो एक टी हाफ में आधी हो जाएगी, अगले टी हाफ में उसकी आधी और अगले टी हाफ में उसकी आधी की आधी। मतलब यहां पर n नॉट तो यहां n नॉट बाई 2, n नॉट बाई 4, n नॉट बाई 8, n नॉट बाई 16 और n नॉट बाई 32 बन जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। जस्ट हम इसको एक फार्मूले के रूप में फ्रेम करना चाहते हैं तो कैसा फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला इस तरह से बन सकता है कि एक टी हाफ में आधे हो जाते हैं। ठीक, यहां पर आओ, देखो यहां पर है एवरेज लाइफ है, यहां नहीं यही बात करनी होगी हमें। यहां पर अगर हम बात करें कि टाइम दिया गया है n हाफ लाइफ, अब पता नहीं 2 हाफ लाइफ है, 3 हाफ लाइफ है, 4 हाफ लाइफ है, पता नहीं है कुछ, ठीक है। तो t की वैल्यू अगर n टाइम्स हाफ लाइफ है तो उस समय पर हम क्या कहेंगे कि एक हाफ लाइफ हुई फर्स्ट हाफ लाइफ में, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में ऐसे लिख दो t हाफ में जिसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे क्या थे, वो n नॉट बाई 2 थे। और अगर हम यहां से बात करें 2t हाफ में तो कहोगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थे n नॉट बाई 4 थे। फिर अगर हम कहें नहीं 3t हाफ में बात करो तो कहोगे 3t हाफ में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएंगे n नॉट बाई 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम nt हाफ में करें तो ये क्या लिखा है, 2 टू द पावर 1 लिखा है, और इस वाले को अगर हम लिखें तो ये लिखा 2 टू द पावर 2 और इस 8 को लिखें तो 2 टू द पावर लिखा है 3। तो अगर हम nt हाफ की बात करें, nt हाफ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n नॉट बाई 2 टू द पावर n बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो nt हाफ का मतलब क्या है, टाइम t है, तो अगर हम किसी टाइम t की बात कर लें तो उस समय पर ये n नॉट डिवाइडेड बाय में 2 टू द पावर n होगा। और इस n नॉट को तो अगर हम ऐसा लिखा रहने देते हैं तो 2 टू द पावर n, n का मतलब क्या होगा, यहां से निकाल लो तो ये बन जाएगा t डिवाइडेड बाय में t हाफ। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा। इसका मतलब ये है कि हर एक टी हाफ के अंदर ये अपना आधा करता चला जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो पहले से होंगे। इसको हम यहां नए पेज पर समझाते हैं, ठीक से एक पेज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हम अभी बात कर रहे हैं ए के लिए, तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, यहां पर टाइम है, और ये कैसे चेंज होता है तो आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। तो यहां पर ये होता है n नॉट, और जो भी अभी हम बोल रहे थे उसको अगर यहां पर हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि यहां पर अगर टी हाफ की बात करते हैं, पहले टी हाफ में ऐसा हुआ तो अगले टी हाफ में ऐसा हो जाएगा, ठीक। फिर अगले टी हाफ की अगर बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगले टी हाफ की बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा।
ऐसा। अब इसको हम बनाते हैं, देखो अगर हम बात करें कि सिर्फ टी हाफ है तो कहेंगे टी हाफ है अगर तो उस समय पर n0/2 होंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक। और अगर हम कहें 2 टाइम्स टी हाफ होगा तो उस समय पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे n0/4 हो जाएंगे। फिर अगले 3t हाफ की अगर हम बात करें तो उस समय पर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0/8 हो जाएंगे। और 4t हाफ की अगर हम बात करें तो उस समय पर n0/16 हो जाएंगे। तो इस तरह से हर एक हाफ के बाद में जो भी इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो अपने के इनिशियल के आधे रह जाएंगे, ठीक। ये तो इसमें देख लिया। क्या एक्टिविटी में भी ऐसा होगा? ऑब्वियस है, ऐसा ही होगा। तो एक्टिविटी का ग्राफ भी देख लो कैसे बनेगा। एक्टिविटी कैसी आई थी, यहां पर आओ। एक्टिविटी किधर लिखी है? ये देखो एक्टिविटी लिखी है। जैसे कि ये बदलेंगे पर यूनिट टाइम यही बदलेंगे। तो एक्टिविटी लिखी गई है लैम्डा इनटू n लिखी गई है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी लिखी गई है a इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n। तो a इज इक्वल टू लैम्डा तो ठीक लग रहा है, n नहीं ठीक लग रहा, तो n0 - लैम्डा इनटू t लिख देते हैं। और t इज इक्वल टू में 0 पर यहां पर क्या है? एक्टिविटी है, एक्टिविटी। तो इधर एक्टिविटी और इधर टाइम है। अगर हम इसे प्लॉट करें तो t इज इक्वल टू 0 पर ये हो जाएंगे n0 इंटू में लैम्डा, और उसके बाद में ये डिक्रीज होंगे इनफाइनाइट तक, ये ऐसे डिक्रीज होंगे, ठीक है। ये ऐसा बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहां पर एक्टिविटी a0/2 है पहले हाफ में, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो एक्टिविटी होगी वो n0/2 की आधी हो जाएगी, या a0/2 की आधी, तो ये a0/4 हो जाएगी। फिर अगले में अगर हम बात करें 3t हाफ में, तो भी इसकी एक्टिविटी कम होगी और इसको हम a0/8 लिख सकते हैं। तो जैसे ये कम हो रहा है सिमिलरली ये भी कम होगा। और यहां पर हम एक और इक्वेशन बताना चाहते हैं, लिख लो। यहां पर a कहां है? ये देखो a लिखा है। जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसके कम होते हैं वैसे मास भी इसका कम होता है। m इज इक्वल टू में m0 e⁻ लैम्डा t। इस बात का ध्यान रखना, स्टार मार्क लगा के लिख लो, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए के बी में कन्वर्ट होगी तो ए का मास भी तो कम होगा एक्सपोनेंशियली। तो मास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो उसके लिए भी इक्वेशन यही लिखी जाती है। तो मास ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल जो लिखा जाता है ma इज इक्वल टू में m0 e⁻ लैम्डा t। लैम्डा यहां होता है डीके कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरी आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक और टर्म बचा है जिसको हम बोलते हैं एवरेज लाइफ, या इसको बोला जाता है मीन लाइफ। इसको और क्या बोलते हैं? एक और नाम होता है इसका मीन लाइफ। मीन लाइफ, ठीक। मीन लाइफ को हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है आप सब्जेक्ट वाइज किसी का एवरेज कैलकुलेट करो। तो कोई स्टूडेंट है, उसका हर एक सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स रहा वो कैलकुलेट करो। तो आप कहेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। तो अगर पूरी क्लास का हम एवरेज निकालने लगे तो कहेंगे कि 60 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर पाने वाले कुछ और हैं, फिर जो भी और नंबर होंगे उनके लिए कुछ और होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या होंगे? हर एक नंबर के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट के नंबर होंगे, और अगर उन सबको मल्टीप्लाई करा के जोड़ लिया जाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दे तो हम बता सकते हैं कि उसका एवरेज क्या होगा। वैसे ही एवरेज यहां कैसे लिखा जाता है? तो एवरेज इस तरह से लिखा जाता है, जो हमारे पास यहां पर होता है एवरेज लाइफ, इसको हम फार्मूले से समझाते हैं कि है क्या एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ को हम यहां पर लिखते हैं टी एवरेज से, या फिर इसको लिखा जाता है टी मीन। और ये क्या होता है? इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर ए कन्वर्ट हुआ बी के अंदर, पहले ये n0 थे, अब ये n हो गए हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं और t इज इक्वल टू t की बात करते हैं। तो अब ये समझिए कि हम अगर t इज इक्वल टू में t प्लस dt की बात करें, ये वाले टाइम इंटरवल की बात करें हम, तो हम ये बोलते हैं कि कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे जो dt टाइम इंटरवल तक तो थे, मतलब 0 से dt टाइम इंटरवल तक थे, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो गए। मतलब क्या है? इसको ऐसे लिखा जाता है कि जो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मान लीजिए यहां पर dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं या फिर n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, तो n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को लिखा जाता है n0 e⁻ लैम्डा t। ये वो न्यूक्लियाई हैं जो t टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
अगर हम इनको dt टाइम तक मान लेते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, टोटल हैं, और अगर इनको इनिशियल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो इसी को बोला जाता है यहां पर कि एवरेज लाइफ या फिर टी एवरेज या टी मीन लिखा जाता है। मतलब दोबारा से समझाते हैं, ये वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। देखो ये लिखा क्या है, 0 से इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इस वाले को अगर हम देखें तो लिखा क्या है, ये लिखा है 0 से लगा करके इनफाइनाइट, यहां पर लिखा गया है देखो NDT, यही तो लिखा गया। मतलब क्या है कि वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कुछ टाइम तक थे, तो कितने टाइम तक थे वो लिख दो, और डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले कितने थे उनका जो रेशियो होता है उसी को बोला जाता है एवरेज लाइफ, या फिर कह सकते हो एवरेज वैल्यू, या टी हाफ, या फिर टी हाफ बोल रहे हैं, टी मीन बोल सकते हो, टी एवरेज बोल सकते हो, एवरेज लाइफ भी बोल सकते हो। तो आओ देखो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, तो बताएंगे यहां पर n जैसे रखेंगे n0 e to the power माइनस लैम्डा टी, तो ये तो n0 से n0 हो जाएगा कैंसिल, और जैसे ही n0 से n0 कैंसिल होगा तो हमारे पास इस फार्मूला निकल के आएगा सिंपल, नीचे n0 तो बचा नहीं, यहां 0 से इनफाइनाइट e to the power माइनस लैम्डा टी, और ये dt आएगा। ठीक है, सॉल्व करो तो क्या होगा, e to the power माइनस लैम्डा टी है, और डिवाइडेड बाय में क्या होगा, लैम्डा कोफिशिएंट है, देखो लैम्डा आ जाएगा, और यहां से क्या आएगा तो 0 से लगा करके इनफाइनाइट। तो शुरू हो जाओ, अगर हम 1 बाई लैम्डा माइनस का बाहर निकाल लें तो यहां हो जाएगा e to the power माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, और माइनस e to the power बन जाएगा 0 होगा। तो इसे लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा माइनस का, और इसे लिखा जा सकता है 1 बाई e to the power इनफाइनाइट माइनस e to the power 0, तो ये 1 बन जाएगा। और 1 बाई e to the power इनफाइनाइट को तो आप जानते होंगे, मैथ वाले हैं, पढ़ा होगा। तो यहां पर हमारे पास निकल के आएगा टी एवरेज, या फिर हम इसको लिखते हैं टी मीन। ये क्या आएगा तो कहेंगे ये निकल के आएगा 1 बाई लैम्डा माइनस का, और यहां पर क्या बचेगा तो कहेंगे 0 और माइनस का 1। तो यहां से हमारे पास जो फार्मूला निकल के आ गया वो निकल के आया 1 बाई लैम्डा। डी के कॉन्स्टेंट का जो इनवर्स होता है वही होता है टी एवरेज या फिर टी मीन। उम्मीद करते हैं कि फार्मूले का डेरिवेशन समझ में आया होगा, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार बताते हैं, पर पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि आया कैसे। अच्छी फीलिंग नहीं आती है तो इसके लिए क्या है, डेराइव कर सकते हो कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ और ये आया। अभी हमारे पास टी एवरेज निकल के आ गया, टी मीन निकल के आया, और टी हाफ हम लोगों ने अभी निकाला, वो क्या था, वो था ln2 डिवाइडेड बाय में क्या था यहाँ पर लैम्डा था। ठीक है, चलो ठीक है, इन दोनों को कर दो डिवाइड। तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो हम कहेंगे टी एवरेज डिवाइडेड बाय में टी हाफ, तो कहेंगे टी एवरेज है 1 बाई लैम्डा, टी हाफ ऐसा है तो इसको लैम्डा बाई ln2 कर सकते हैं आप, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, 1 बाई ln2 निकल के आया। तो यहां से होगा क्या ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ डिवाइडेड बाई में टी एवरेज, ये किसके बराबर होगा ln2 के, और ln2 की वैल्यू 0.632 होती है। तो इन दोनों का रेशियो भी अगर कभी आपको यूज करना हो तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टी हाफ और टी मीन में रिलेशन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो थियरी आज की चल रही थी वो बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में आपको समझ में आई होगी। आओ अब क्वेश्चन के ऊपर लगा करके देखते हैं उन्हें। तो क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी है, देख के ही हटा दो, पहले समझो क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रेडियो एक्टिव सैंपल दिया गया है जिसमें एक्टिव न्यूक्लियाई जो दिए गए हैं किसी टाइम पर, वो दिए गए हैं 6 × 10⁻18। ठीक है, कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दीज न्यूक्लियाई विल स्टिल बी द सेम एक्टिव स्टेट आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स। कह रहे हैं 2 हाफ लाइफ में कितने बचेंगे। तो वैसे तो फार्मूला अभी देखा, डायरेक्ट आप लगा देंगे और निकाल लेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं इसको ऐसे समझिए कि 6 × 10⁻18 न्यूक्लियाई पहले हैं। ठीक है, और हम इसको देखते हैं, कहा कि 2 हाफ लाइफ, तो यहां पर 2 to the power n कर देते हैं, और ये हो जाते हैं हमारे पास कितने बचे, तो यहां पर 6 × 10 to the power बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाय में 2 to the power 2, और इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, तो 6/4 इंटू में 10 to the power बन जाएगा 18, 4 1 4 बनेगा, 2 बचा रह जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 18 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएंगे। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ nuclei after 2 half lives, after 2 half lives
2 हाफ लाइफ के बाद इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास बचेंगे। लगाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे देखते, एक में 3 इंटू 10 टू द पावर 18 बनेंगे, अगले में 3 के आधे मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर 18 बन जाएंगे, हमारे पास आंसर हो गया। ठीक, आगे आओ। कह रहे हैं द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसकी हाफ लाइफ दे रखी कितनी, 20 घंटे। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन आफ्टर 40 घंटे, मतलब क्या है, टी हाफ एक हाफ लाइफ हो गई और ये जो 40 आवर्स लिखा है तो ये 2 इंटू में हाफ लाइफ है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो क्या होगा, 2 हाफ लाइफ की बात करते हैं तो पहले मान लीजिए कि A कन्वर्ट हुआ B के अंदर, अगर ये n नॉट था तो ये t इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो t इज इक्वल टू में t हाफ की अगर बात करेंगे आप तो कहेंगे n नॉट बाई 2 हो जाएगा, और अगर हम बात करें t इज इक्वल टू में 2t हाफ की तो कहेंगे आप n नॉट बाई 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी, तो आप बोलेंगे n नॉट बाई 4 अब बचा रह गया, ओरिजिनल एक्टिविटी दैट वाज n नॉट, तो यहां से जो फ्रैक्शन निकल के आएगी दैट विल बी 1/4, ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। इतने इजी क्वेश्चंस हैं। आगे आओ बात करते हैं। कह रहे हैं द हाफ लाइफ ऑफ गोल्ड इज 2.7 डेज, गोल्ड की जो हाफ लाइफ है वो 2.7 डेज दे रखी है। कैलकुलेट डीके कांस्टेंट, तो तुम जानते हो डीके कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, हाफ लाइफ है तो टी हाफ इज इक्वल टू में लिखा जाता है 0.632, इंटू में क्या लिखते हैं, इंटू में लिखा जाता है टी एवरेज, या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो, टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 0.632 और डिवाइडेड बाई में यहां आ जाएगा लैम्डा। तो उन्होंने कहा है डी के कांस्टेंट बताओ, तो हम लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे 0.632 डिवाइडेड बाई में टी हाफ दैट इज 2.7। ठीक है, दिन की बात कर रहे हैं तो दिन का मतलब हो गया 24 घंटे, 24 घंटे में होते हैं 60 मिनट और ये 60 सेकंड हो गए। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड इनवर्स। चलो लैम्डा निकल आया, ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में कह रहे हैं एवरेज लाइफ हो तो क्या होगा, एवरेज लाइफ क्या लिखी जाती है, तो एवरेज लाइफ इज इक्वल टू लिखा जाता है 1/λ। तो अगर इसे आप 1/λ कर देंगे और दिन में निकालेंगे तो निकल आएगा, यहां से दिन में निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/2.9 इंटू 10 टू द पावर -6। आप इसको दिन में बदल लेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 3.9 डेज, लगभग 4 दिन। ठीक, अब आती है बात, जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है तो बी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, सी पॉइंट देखो क्या है। कह रहे हैं द एक्टिविटी ऑफ, एक्टिविटी होती है लैम्डा इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो कह रहे हैं 1 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड, टेक एक्टिव एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड इज 198 ग्राम पर मोल। तो आप यहां से ऐसे देखिए, एक्टिविटी दैट इज ए इज इक्वल टू में लैम्डा इंटू एन लिखा जाएगा। तो आप लैम्डा की वैल्यू यही निकाल लो, 2.9 इंटू में 10 टू द पावर बन जाएगा -6, और एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे आप अवोगाद्रो नंबर होगा 10 टू द पावर 23 हो जाएगा, इंटू में नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखे जाते हैं, वेट अपॉन वो एटॉमिक वेट। तो वेट कितना दिया गया है 1 मिलीग्राम है ना, तो हम इसको लिख देंगे 1 मिलीग्राम, मतलब ये लिखा जाएगा 10 टू द पावर -3 ग्राम हो गया, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, ये 198 ग्राम पर मोल। चलो बढ़िया है, यहां से सारी वैल्यू रख दिया। अब ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व करके यहां से आप रिजल्ट लिख लेंगे, देखो लिखा गया है। लेकिन ये वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, ध्यान रखना ये डीपीएस में आएगी। तो एक और काम कर लेना, इसको डिवाइड कर देना किससे, 3.7 अभी देखा था ना 10 टू द पावर 10 से, तो यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी 240 क्यूरी। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पढ़े हैं उसी तरह से इसे लगाते जाना। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं कैसे बता दिए हैं, ठीक है। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो जो चीजें मेन इंपॉर्टेंट थी उनको कवर कर लिया है। ये यहाँ पर फंडामेंटल लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी हैं, इनको एक बार पढ़ लेना आप। यहाँ पर हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी के बारे में बात किया, देखो यहाँ पर भी लिखा 3.7 × 10⁻⁻, इससे बदला है तो आप उसे बदल लेंगे, ठीक।
तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन होगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होती हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कार्बन डेटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी रॉक है या कुछ भी है उसमें कार्बन कितना % रह गया है इनिशियल कंसंट्रेशन का, उससे हम देखेंगे कि उसकी एज क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।